टॉक अबाउट लेबर लॉज 1, दीज आर लेबर लॉज। अब जो सब्ज्यूम हो गए, पहले 44 लॉज को कंज्यूम करना था, 29 लॉज को 4 लेबर कॉर्ड्स में किया है। तो 44 नहीं, 29 को 4 लेबर कॉर्ड्स में चेंज किया है। एम्प्लॉयमेंट भी ग्रोथ हो और वर्कर्स भी प्रोटेक्ट रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मॉल फॉर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अप्लाइड होता है जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर काम करें, और EPFO में कितना है, 20 से ज़्यादा मेंबर हो तो इन सारी चीज़ों में देखना है लेबर इन्फोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर काफ़ी बढ़ गया है, 18% से 35% हो गया। तो लेबर जो आता है कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये बनती है सेकंड नेशनल कमीशन लेबर, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो 4 लॉज 4 कैटेगरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन नहीं आया है, सजेस्ट किया था लेकिन आया नहीं है। तो 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट निकाला, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। सो व्हाट आर द की इशूज इन लेबर लॉज? इकोनॉमिक सर्वे 2018 में बोलता है 93% इंडिया में जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मल है। 79% वर्कर्स वहाँ काम करते हैं जहाँ पे 10 से कम वर्कर काम करते हैं। 5.9 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट है, 13 करोड़ लोगों को जॉब देते हैं। 72% सेल्फ एंड 20% हायर होते हैं, कम से कम एक वर्कर को रखते हैं। 28%। ESI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करता है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अंग्राजन कमेटी ने मर्ज करवा दिया था इसको। ILO ने बोला है कि स्मॉल एंटरप्राइज में लेबर रेगुलेशन नहीं लगना चाहिए। स्मॉल के फेवर में नहीं होते हैं लेबर लॉज, बड़े बिजनेसमैन के फेवर में होते हैं। इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बताया है, क्योंकि इंस्पेक्टर नहीं तो इंस्पेक्टर राज चलता था, कभी भी जा रहा है, तो एम्प्लॉयर के फेवर में ये इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर कर दिया है। CLC कोड्स, लेबर कोड्स से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये कब आ गए थे? 28 सितंबर 2020 में ये लागू हो गए, मतलब कोरोना वायरस के टाइम ये चारों कोड्स लग गए हैं। तो 4 लॉस गवर्नमेंट ने एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जैसे कोड्स एंड वेजेस, ठीक है, इसमें 4 एक्ट को एक में सब्सिम कर लिखते हो। कोड ऑन वेजेस में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिमोरेशन एक्ट 1977, सब कोड ऑन वेजेस में आ गया है। लेबर कोड में 4 में से एक 4 कोड एक में सब्सिम हो रहे, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी राइट की जाएगी फॉर मिनिमम टाइमली वेजेस। सारे वर्कर को इसमें कवर किया है, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे जस्ट आपके पास 12 स्किल्ड है, इंटरडिटर्मिनेट था
फिर 12 स्किल्स होनी चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 3 को 1 में सब्ज्यूम किया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 3 एक्ट को सब्ज्यूम किया है, 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसमें कोई भी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ पे 300 वर्कर्स को निकालने से 300 वर्कर तक है, तो पहले 100 वर्कर्स थी, लिमिट बढ़ा दी गई। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स में बोला है कि आपको जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा और आपको कोई मिडिल मैन कॉन्ट्रैक्टर नहीं लाना है। वर्कर्स को डायरेक्टली हायर करना पड़ेगा। आपको 15 दिन के वेजेस देने बनेंगे पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। जितने भी सर्विस सपोज 5 साल की सर्विस की 5 × 15 इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी रिस्ट्रेंच वर्कर निकाला गया उनके लिए रीस्किलिंग फंड लगाया जाएगा, उनको रीस्किल किया जाएगा। और 14 दिन का मैंडेटरी नोटिस देना है, इसलिए फ्लैश स्ट्राइक नहीं हो सकते। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में 13 में से 1 में सब्सिन कर लिया है। डॉक वर्कर एक्ट, लेबर एक्ट, माइग्रेंट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 6 कराने पड़ते हैं, तब सिर्फ 1 चाहिए। पहले 4 लाइसेंस चाहिए, अब 1 लाइसेंस चाहिए। अब 21 रिटर्न करने पड़ते हैं, तब सिर्फ 1 रिटर्न फाइल करना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको 1 लाइसेंस मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अगर आप हायर करना है तो 1 लाइसेंस लेना पड़ेगा, 5 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए, जैसे एप्लीकेबल कब होगा ये जब होगा जब पहले क्या था 10 पावर के साथ एंड 10 नॉन पावर के साथ, इसको 20 कर देते, 20 पावर के साथ एंड 40 नॉन पावर के साथ काम कर रहे हैं। न्यू इस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम कर सकते हैं स्पेसिफिक लॉ ऑर्डर से, नई इस्टेब्लिशमेंट में ना लगे ये कोड्स। सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसमें 9 एक्ट्स को 1 में सब्ज्यूम कर लिया, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 1952, मैटरनिटी बेनिफिट है 1961, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट डाल रहे। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे लगेगा एंड सोशल सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पर भी लगेगा। तो सारे वर्कशॉप पर कवर किया गया है, तो काफ़ी इसका रीच बढ़ाया गया है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड बनाया जाएगा फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज 93% कहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड पे। तो क्या एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट, सब सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन, 1 इंस्पेक्शन, 1 रिटर्न करना है। और यहाँ पे काफ़ी MSMEs को इंसेंटिव दे गए कि 100 से ज़्यादा, ठीक है, जो कैपेसिटी तो एंड कर दी गई है, 300 कर दी गई है। कंप्लायंस बहुत बढ़ी है, लिटिगेशन कम करी है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है, इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बोला गया है। बेनिफिट्स क्या है, नाइट शिफ्ट वुमेन के लिए अलाउ किया है सेफ्टी मेजर के साथ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्टर रूट को हटा दिया है। एंड यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर डेफिनेशन, ठीक है, तो इसमें कंप्रहेंसिव डेफिनेशन दिया माइग्रेंट वर्कर की। तो इससे क्या होगा, वेग चीज़ें नहीं रही है। आगे बेटे लॉ है तो वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड। तो कुछ एक्ट्स है जो लेबर लॉ से रिलेटेड है लेकिन उनको सब्ज्यूम नहीं किया है। 44 में ये काफ़ी नहीं डाले हैं, एनुअल स्कैवेंजर प्रोविडेंट फंड ये नहीं डाला है। चाइल्ड लेबर एक्ट 86 का। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड रूल में क्या हुआ है कि न्यू कंडीशन डाल दी लीगल स्ट्राइक की, कि अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 60 दिन के बाद जा सकते हो। फिर जो भी अगर ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग चले तो नहीं जा सकते हो, ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग के बाद तक 60 दिन तक आप जा सकते हो स्ट्राइक पे, 60 दिन होगा उसके बाद नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या है 100 to 300 वर्कर कंडीशन कर दी गई है। एंड पहले क्या था, सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ये कंडीशन थी 60 दिन का वो देना, अब हर एक उसमें लागू कर दिया है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल एंड इसमें क्या है कि न्यू कंडीशन क्रिएट की है लीगल स्ट्राइक के लिए। हम बता चुके हैं कि 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल के केस चल रहा है तो नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल के केस के 60 दिन तक नहीं जा सकते। यहाँ पे थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, 100 से 300 कर दिया है। और रीस्किलिंग फंड स्टैब्लिश किया जाएगा जहाँ पे कितना पैसा दिया जाएगा, वर्कर के लास्ट ऑन सैलरी के 15 दिन का वेज दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी कोड भी 2020 तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा जो क्या करेगा, ये देखो प्रपोजल्स है, यानी काफ़ी माने होंगे नहीं माने होंगे। प्रपोज किया गया था कि स्कीम्स को ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा डिफरेंट सेक्शन जो भी है और अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, उनके लिए क्या क्या स्कीम लानी चाहिए ये सजेस्ट करेगा। कोई एम्बिग्यूटीज़ नहीं, जैसे एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, बेसिकली इनके लिए कोई इनकी एक ढंग से डेफिनेशन होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए डेफिनेशन में। गिग वर्कर के लिए सेग्रीगेट एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। एग्रीगेटर्स जो भी गिग वर्कर को एम्प्लॉय किए होंगे 1 से 2% उनके एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% यहाँ पे देंगे सोशल सिक्योरिटी के लिए। अब पहले क्या था 566 डिस्ट्रिक्ट या पूरे 740 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जाएगा जो भी ESIC की फैसिलिटीज़ हैं। ये सारे इस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर है। पहले उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट में आता था जो शेड्यूल में लिखे होते थे, अब सारे इस्टेब्लिशमेंट में आ गया। तो यहाँ पे वेरियस स्कीम्स करनी चाहिए फॉर द कंप्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो फॉर्मुलेट करनी चाहिए वेरियस स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है। न्यूअर फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट आ रहे से प्लेटफॉर्म वर्कर होगा, गिग वर्कर होगा, उनके लिए अलग से सोशल सिक्योरिटी कोड आने चाहिए। ग्रेजुटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में ग्रेजुटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पे मिनिमम सर्विस पीरियड हटा दिया, पहले मिनिमम सर्विस इतने साल की होनी चाहिए वो सब हटा दिया, सबको मिलेगी ग्रेजुटी। नेशनल डेटाबेस फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सारे वर्कर्स का, एंड ऑनलाइन पोर्टल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन टू अ सिंपल प्रोसीजर। तो सारे जो वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एंड होना चाहिए थ्रू द सेल्फ सर्टिफिकेशन थ्रू द सिंपल प्रोसीजर।
तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्क वर्किंग कंडीशन बिल ऑफ 2020, तो यहाँ पे वुमेन जो भी है सारे इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, सारे टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं। पहले सारे वर्क नहीं कर सकते, सारे वर्क कर सकते हैं। हम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले भी काम कर सकती है, लेकिन कंसेंट लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती काम करा रहे हो। फॉर्मलाइजेशन पड़ेगा कि आपको मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा जिसको भी एम्प्लॉय करो। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, जो भी है, तो उनको जिनकी जो इनकम है 18,000 तक की है, तो उन्हें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर बोला जाएगा। फिर पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स होंगे, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा, डेजिग्नेशन दिया जाए, ठीक है, जैसे राशन वाली चीज़ें, सारी बिल्डिंग वाली चीज़ें। एंड यहाँ पे क्या है प्रपोज डेफिनेशन में, ठीक है, मेक्स अ डिस्टिंक्शन फॉर द प्रेजेंट, जो अभी ओनली कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उससे डिफरेंट बताया गया, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से अलग बताया गया प्रपोज डेफिनेशन। एंड देन जो भी कोड है उसने ड्रॉप कर दिया, पहले टेम्परेरी अकोमोडेशन दिया जाता है वर्कर के लिए, वर्क साइट पे आसपास में जो भी झोपड़ियाँ बनाते थे उसको ड्रॉप कर दिया है। जर्नी अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, नेटिव प्लेस पे जाने के लिए, और एक साल में एक लाइक 40 साल के हो गया, आफ्टर सर्टेन एज एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ अलाउंस देना चाहिए हर साल के लिए। एचएफ के लिए साइन वर्कर जो होते हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल वर्कर जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको ही दिया जाता था, जो आर्टिस्ट को दिया जाता था। और भी लोग होते हैं काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके आसपास के लोगों को होता है, जो आर्टिस्ट नहीं कहलाते उनको भी अब सिक्योरिटी का एम्बिट में लाया गया। सोशल सिक्योरिटी को 2020 में आ चुका है, पास हो चुका है इन सितंबर 2020। तो यहाँ पे की डेफिनेशन देखिए, एग्रीगेटर की एम्प्लॉय क्या है, गिग वर्कर क्या है। तो अभी सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर क्या डेफिनेशन होती है, जो डिजिटल इंटरमीडियरी होती हैं, ठीक है, उनको बोला एग्रीगेटर, ठीक है, जो एग्रीगेटर जो एक तरीके से बिचौलिया का काम करते थे। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं अदर देन अप्रेंटिस एक्ट 1961, उसके अलावा, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट को हटाया नहीं गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे एम्प्लॉय, ठीक है, डायरेक्टली या वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो सकते हैं, स्किल्स होते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत डेफिनेशन देखिए एम्प्लॉय की। गिग वर्कर क्या होते हैं, तो गिग वर्कर जो एक्टिविटी से अर्न करता है, जो है अदर देन द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशन के बाहर आता है। प्लेटफॉर्म वर्कर भी वही है, ये ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉय रिलेशन की तरह होता है, उस तरीके से इनका रिलेशन नहीं होता। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने सॉल्व करा सकते हैं, जैसे होता है प्लेटफॉर्म वर्कर। तो सोशल सिक्योरिटी, तो पर्टिकुलरली ये केस होता है इन द अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, मैटरनिटी ऑफ द लॉज, ठीक है, ब्रेड विनर ऑफ द मीन्स ऑफ द राइट्स कन्फर्ड स्कीम अंडर द एसएस कोड। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर की प्लेटफॉर्म, ठीक है, इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अनएम्प्लॉयमेंट सिकनेस के केस में, एंड द मैटरनिटी द लॉस, ब्रेड विनर द मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा जो दैट इज ओन बाय द इंडिविजुअल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जहाँ पे 10 से कम वर्कर काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सोशल से लेबर कोड 3, तो यहाँ पे गिग वर्कर के लिए जो कंडीशंस है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ले के आ सकती है। अब सारे ऑर्गेनाइजेशन पर लगेगा, पहले शेड्यूल्स में थे उन्हीं पे लगता था जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर, अब सब सारे एस्टेब्लिशमेंट पर लगेगा। तो जो एम्प्लॉय 10% देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट 12% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 12% तक कर सकते हैं 10% से। यहाँ पे पनिशमेंट भी है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक का, साल से कम तक तो नहीं होगा, और 1 लाख रुपये तक पे करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयज़ का सेव रहता है 10%, एम्प्लॉयर का वेजेस से कटता है। जुलाई मंथ के 15 अगस्त तक जमा होंगे, 1 लाख तक फाइन, 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है। ग्रेचुटी वहाँ पे लगती है जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर काम करे हो और 5 साल तक काम किया हो कम से कम। वहाँ 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस। डेथ डिसेबलमेंट अगर हो जाता है तो यहाँ पे फिक्स 5 साल की सर्विस का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पनिशमेंट है एम्प्लॉयर के लिए 50,000 तक फाइन और 1 साल तक की पनिशमेंट। इंश्योरेंस स्टोर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4 से 40 CSI के होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। कोई बीमारी हो गई काम करते टाइम तो हेल्प करते हैं। तो ये हज़ार्डस ऑक्यूपेशन पे लागू कर सकते हैं, हज़ार्डस ऑक्यूपेशन। गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को कवर करेगा ESI से। एम्प्लॉय वर्कर की सैलरी से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। मैटरनिटी बेनिफिट पे 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो, डिलीवरी से 6 वीक्स पहले आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। डिलीवरी चाहे मिसकैरेज, अगर लास्ट 80 डेज तक काम किया, लास्ट 12 महीने में 12 महीने 80 दिन में काम किया तो मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। डिलीवरी डेट से 12 महीने पहले देखा जाएगा, 80 दिन काम किया हो। इसमें बेनिफिट 26 मिलेगा, 8 वीक्स डिलीवरी से पहले, बाकी डिलीवरी के बाद 18 वीक्स डिलीवरी के बाद, 8 वीक्स डिलीवरी पहले। जहाँ पे 2 से ज़्यादा सर्वाइव चिल्ड्रन है वहाँ पे 12 वीक्स मिलेगा। 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा ना करें तो भी जेल हो सकती है, 6 महीने की, 50,000 फाइन। तो बढ़ा दिया इसमें गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को इंक्लूड किया है।
कोड ऑन वेजेस एक्ट में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट सब्ज्यूम हो गया है। ये यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है। जैसे वेजेस एक्ट में स्टैट्यूटरी लिमिट के पीछे होना चाहिए, कैसे बता दें। मिनिमम वेजेस में ऐड किया है बेसिक पे रिटेयरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस ये वेजेस में आया है, तो वेजेस में डाला है बेसिक पे रिटेयरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। सब एक्सक्लूड करा, बोनस, एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, रिटर्न अलाउंस, हाउस रेंट, कमीशनल पेमेंट, ग्रेजुटी पेमेंट, ये सब एक्सक्लूडेड है। रिट्रेचमेंट वाले ये सारे वेजेस है। यहाँ पे सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन बताई वेजेस की। ये इंक्लूड किया जाएंगे जब इक्वल करना पड़ेगा फॉर ऑल द जेंडर्स। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स में मैक्सिमम 50% तो वेजेस रहेगा। अगर इनको अलाउंसेस को ज़्यादा दिखा देते हैं तो 50% वेजेस होने चाहिए जितना भी सैलरी है उसमें। और जनरल सेल्स प्रमोशन इनको एम्प्लॉयज़ को वर्कर की डेफिनेशन डाले, रेशन की डेफिनेशन को इसमें क्लियर किया है। इक्वल रेमुनरेशन क्या होगा, वेजेस अलग है तो किसमें काउंट होगा, किसमें थोड़ा डाउट है। फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। फ्लोर वेज डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए डिफरेंट फ्लोर वेज है। उससे कम फ्लोर वेज नहीं हो सकता, इससे कम मिनिमम वेज नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट की इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को डेफिनेशन बताएं। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशमेंट है 1970। वेलफेयर मिल रहे हैं, बेनिफिट मिले, सोशल सिक्योरिटी से कवरेज मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होंगे। जिनको सोशल वेलफेयर की बेनिफिट मिले वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं होंगे। तो बोनस जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जिस पे केस लगा उसको नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस 1 महीने से ज़्यादा आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे एम्प्लॉयर पे डाल दिया है। एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा, उन्होंने अमाउंट पे कर दिया है। वर्कर क्लेम करते हैं तो 3 साल का पीरियड दिया है मिनिमम, लाइक मैक्सिमम। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कम फैसिलिटेटर लेके आएंगे इन द केस ऑफ पुलिस। लीनियंट क्या सेकंड कन्वेंशन अगर होता है तो 5 साल का जेल हो जाएगा। तो इसका पहली बार में लीनियंसी है, लेकिन सेकंड कन्वेंशन में हार्ड पनिशमेंट है। जर्नलिस्ट को इंक्लूड किया है वर्कर्स में। रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में, रिटन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में। उस टाइम परमानेंट वेजेस में जितने कम तक मिले उस हिसाब से मिलेगी, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो परमानेंट वर्कर को मिलते हैं। और 1 साल से ऊपर रहता है तो उसे ग्रेजुएटी भी मिलेगी। इन पे स्टैंडिंग ऑर्डर देना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में, शिफ्ट के बारे में, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, इंटीग्रेटेड वर्कर्स, पे, वेज रेंट, शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस रेट कमी, सबके रिगार्डिंग स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालेगी, स्टैंडिंग ऑर्डर निकालेंगे, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो फॉलो करने पड़ेंगे। 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ से 1 से ज़्यादा रिकॉन्सिलिएशन कमेटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ दोनों बराबर में, वुमेन वर्कर भी होगी यहाँ पे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन अच्छी वुमेन वर्कर का। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। कम से कम यहाँ पे हर एक ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर होंगे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव 2 मेंबर होंगे। 60 डेज़ का नोटिस चाहिए स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के लिए। फ्री स्किलिंग फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। 45 दिन के अंदर उनको पैसा दिया जाएगा यहाँ से 45 डेज में। प्रोफेशनल से हेल्थ की कंडीशन में डेफिनेशन दे रखी है। हज़ारस प्रोसेस के लिए हेल्थ का नुकसान होता है, जनरल एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है तो हज़ारस प्रोसेस पड़ेगा। वेजेस के अंदर बोनस नहीं आया है, बेचारे नहीं होंगे वेजेस के अंदर। वर्कर्स 18,000 तक आपको पैसे ले रहे हैं। एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ क्या है, द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर काम नहीं करता है तो पुलिस के पास आ सकते हैं। नेशनल एडवाइजरी बोर्ड होगा, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा। द वर्किंग कंडीशन, मिनिमम 50 वेजेस होने चाहिए OHS कोड के लिए। पहले 20 थे, 50 होगा। सिंगल कॉमन लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड किया है।